हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारा आपका यूट्यूब चैनल पे हमारे। दोस्तों आज हम एम लक्ष्मीकांत का फर्स्ट वीडियो अपलोड कर दिए हैं यूट्यूब पे। अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो उसमें देखिएगा। उसमें हमने जो कंपनी रूल होता है 1773 टू 1813 तक, इट मीन्स कि 1773 से 1813 तक जो भी कंपनी का रूल हुआ है, किस प्रकार से क्या चीज़ें फोर्स में आई हैं, कैसे क्या बदलाव हुआ है, वो सारी चीज़ें उस वीडियो में हमने अपलोड कर दी हैं। तो अगर आपने वो वीडियो ना देखी हो तो मैं रिकमेंड करूँगी कि वो वीडियो आप ज़रूर देखें। तो आइए उस वीडियो के बाद जहाँ उस पर हमने ख़त्म किया था वहाँ उसके आगे से हम ये न्यू वीडियो स्टार्ट करें। इसमें क्या है कि हम चार्टर एक्ट ऑफ 1833 देखेंगे आज। तो क्या हुआ था चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में कि जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको पहली बार जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल की उपाधि दी गई थी 1773 में। तो उसको क्या हुआ कि गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बना दिया गया। 1833 में फर्स्ट टाइम जो गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल था उसको गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया बनाया गया। और जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको पूरी की पूरी अथॉरिटी दे दी गई, कंप्लीट अथॉरिटी दे दी गई इंडिया की, कि इंडिया में किस टाइप से रूल होगा, कैसे रूल्स एंड रेगुलेशंस होंगे, वो सारी चीज़ें कौन किसके अंडर में वर्क करेंगी, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर में। तो हमारा वन लाइनर का क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना था। तो लॉर्ड विलियम बेंटिंग बने थे। कौन बने थे? विलियम विलियम वेंटिक। ठीक, स्पेलिंग मिस्टेक हो सकती है, आप देख लीजिएगा। और चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में और क्या सेकंड चीज़ हुआ था कि जो लेजिस्लेटिव पावर थी, जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी गवर्नर जनरल ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास की, हमने आपको बताया था समय समय पे 1813 में भी बताया था कि जब गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल जो था वो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और गवर्नर ऑफ मद्रास की धीरे धीरे कुछ पावर्स को ले लिया गया था एक्ट के थ्रू। बट क्या था कि इनको कुछ पावर्स तब भी दी गई थी, लेकिन जब 1833 ये जो 1833 का चार्टर एक्ट आया, इसमें क्या हुआ कि जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास के जो गवर्नर थे उनकी पूरी की पूरी अथॉरिटी, जो उनकी पूरी की पूरी पावर थी, लेजिस्लेटिव पावर्स थी, वो सारी पावर्स किसको दे दी गई? छीन करके गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को दे दी गई। इट मीन्स कि रूल्स एंड रेगुलेशंस ये बनाएगा, इसको इम्प्लीमेंट करने का ये काम कर देंगे, बाकी इनको रूल्स एंड रेगुलेशंस नहीं बनाना है। तो फुल पावर दे दी गई पूरी ब्रिटिश इंडिया की। और क्या हुआ कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एज अ जो इंडिया में कॉमर्शियल कंपनी की तरह रूल वर्क करती थी, ट्रेड करती थी, उसके ट्रेड को इस एक्ट के थ्रू पूरा का पूरा एंड कर दिया गया। इट मीन्स कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी एज अ कॉमर्शियल कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती थी इंडिया में। तो सवाल ये आता है कि ईस्ट इंडिया कंपनी अगर कॉमर्शियल कंपनी एग्जिस्ट नहीं करती उसकी तरह, तो फिर किस तरीके से अब ईस्ट इंडिया कंपनी वर्क में थी? क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी का जो रूल था वो 1857 में अबॉलिश हुआ था ना टोटली। उसके पहले तो एग्जिस्ट करती थी कंपनी। तो अब जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो एज अ कॉमर्शियल कंपनी ना एग्जिस्ट होकर के, बल्कि वो अब एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह रूल में आती है, ठीक है, फोर्स में आती है। इट मीन्स कि ईस्ट इंडिया कंपनी अब कैसी बॉडी बन गई है? एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी बन गई है। इट मीन्स कि जो गवर्नर ऑफ इंडिया जो रूल्स बना देगा उसको इम्प्लीमेंट ईस्ट इंडिया कंपनी से जो भी ऑफिसर्स अपॉइंट होंगे वो उसको अपने अपने प्रोविंसेस पे क्या करेंगे? इट मीन्स कि उसको फोर्स में लाएंगे। और फिर क्या था कि इस एक्ट के थ्रू ये कहा गया कि जो ये कोवेनेंटेड एग्जाम होता है, देखिए सिविल सर्विस एग्जाम उस टाइम पे दो तरीके के होते थे, एक कोवेंटेड एग्जाम होता था और एक होता था वैसे एग्जाम, नॉर्मल एग्जाम होता था। तो इसमें डिफरेंस क्या है कि जो ये कोवेंटेड एग्जाम होता था सिविल सर्विस का, इसमें सिर्फ वो जो ब्रिटिशर्स के लोग थे, जो इंग्लैंड के लोग होते थे, वही इसमें सिलेक्ट होके आते थे। और जो हमारे इंडिया के लोगों को इस एग्जाम में बैठने दिया जाता था तो उनको हाई लेवल की जो पोस्ट होती थी वो एग्जाम के थ्रू नहीं दी जाती थी, क्योंकि ये एग्जाम भी इंग्लैंड में ही कंडक्ट होते थे और इसके जो हाई ऑफिसर जो अपॉइंट होते थे वो इंग्लैंड से ही अपॉइंट होके आते थे। इंडिया के लोगों को जैसे छोटी मोटी जॉब जैसे क्लर्क की हुई, टाइपिस्ट की हुई, ये सारी दी जाती थी। तो कहा गया कि इस एक्ट के थ्रू कहा गया कि नहीं, अब इंडिया के जो लोग हैं उनको भी हम ओपन कंपटीशन के थ्रू जो सिविल सर्विसेज में लेके आएंगे, उनको ये क्वांटेड एग्जाम अब इंडिया के लोग भी दे सकते। लेकिन दोस्तों ये आई तो थी ये बात चार्टर एक्ट ऑफ 1833 में, लेकिन ये पूरी तरीके से फोर्स में नहीं आ पाई, क्योंकि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के जो वो बैठते थे ना, क्या नाम था उनका, कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स,
वो इसको इम्प्लीमेंटेड होने ही दी क्योंकि ये उनकी प्राइस पोजीशन थी। उन्होंने कहा कि अब हम एक एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी की तरह एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में, तो हम सिर्फ अपने ही ऑफिसर्स को, इट मीन्स कि इंग्लैंड के लोगों को ही हम हाई लेवल के ऑफिसर में अपॉइंट करेंगे, ना कि इंडिया के लोगों को। तो ये ओपन कंपटीशन एग्जाम हो नहीं पाया कंडक्ट। फिर इसके बाद 20 ईयर्स हो जाते हैं और फिर नेक्स्ट चार्टर एक्ट ऑफ 1853 आता है। इस एक्ट के थ्रू क्या हुआ कि जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव काउंसिल्स थी उनको क्या किया गया, उनके फंक्शंस को क्या किया गया, सेपरेट किया गया कि जो गवर्नर और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया और गवर्नर की काउंसिल थी गवर्नर ऑफ इंडिया की, उसमें जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव जो अलग अलग फंक्शंस थे कंपनी इंडिया के मीन्स की गवर्नर ऑफ इंडिया के, उसको सेपरेट किया गया। ठीक है, और फिर क्या किया गया, ये जो ओपन सिस्टम था उस 1833 में नहीं हो पाया, उसको 1853 में क्या किया, इम्प्लीमेंटेड कर दिया गया उसको कि ये जो सिविल सर्विसेज एग्जाम है इसके लिए ओपन कंपटीशन होगा, इसमें इंडियन भी पार्टिसिपेट कर सकते हैं, उनका भी सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो ये हो गई थी व्यवस्था। फिर क्या हुआ कि जो कंपनी का रूल था वो रूल्स को पूरी तरीके से एंड कर दिया गया है। और इस बार दोस्तों सॉरी एंड नहीं किया गया, जो कंपनी का रूल था उसको और एक्सटेंड कर दिया गया। लेकिन इस बार जो एक्सटेंड किया गया वो विदाउट टाइम लाइन एक्सटेंड किया गया, मतलब कोई लिमिट नहीं थी कि हाँ 20 ईयर्स के लिए कंपनी की मोनोपोली रहेगी या फिर कंपनी एग्जिस्ट करेगी इंडिया में, कुछ भी नहीं था। बल्कि क्या हुआ कि हम समय समय पे देखते रहे कि कंपनी की जो मोनोपोली थी वैसे भी वो चली गई थी, वो बस इंडिया के टी और चाइना से ट्रेड के लिए थी। लेकिन अब क्या हुआ कि अब कंपनी का जो रूल था वो कहा गया कि कंपनी रूल करेगी इंडिया में, बट बिना किसी टाइम लाइन के। जब भी ब्रिटिश क्राउन को ऐसा लगेगा कि कंपनी जो इंडिया की टेरिटरीज हैं, जब भी उसे लगेगा कि अब कंपनी से कुछ गलतियां हो रही थी, वो क्या करेंगे, इंडिया की टेरिटरीज को अपने अंडर में ले लेंगी, अर्थात वो ब्रिटिश पोजीशन की टेरिटरी कहलाने लगेंगी और कंपनी का रूल पूरी तरीके से खत्म हो जाएगा। तो कंपनी का रूल एक्सटेंड तो कर दिया गया लेकिन बिना किसी टाइम लाइन के। फिर क्या हुआ कि लोकल रिप्रेजेंटेशन थी, कहा गया कि देखो समय समय पे दोस्तों मांग होती रही कि जो इंडिया की सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल है उसमें इन लोगों को कुछ पार्टिसिपेशन दिया जाए इंडिया के लोगों को गवर्न करने के लिए। तो क्या हुआ कि उसमें क्या हुआ कि लोकल रिप्रेजेंटेशन करी गई। लेकिन दोस्तों ये जो लोकल रिप्रेजेंटेशन की गई इंडियन सेंट्रल लेजिस्लेचर काउंसिल में, इसमें भी अंग्रेजों ने सबसे पहले उन्हीं को बैठाया जो कि उनके चमचे थे, जैसे राजा पटियाला, महाराजा पंजाब, ऐसे ऐसे करके। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा चार्टर एक्ट ऑफ 1853 में क्या क्या हुआ। फिर दोस्तों यहाँ पे क्या होता है कि 1853 के बाद क्या होता है कि कंपनी का जो रूल था वो पूरी तरीके से एंड हुआ। कब, जब सेपॉय म्यूटनी हुई 1857 में। तो दोस्तों जब 1857 में सेपॉय म्यूटनी हुई तो क्या हुआ कि क्वीन एलिजाबेथ को या फिर ब्रिटिश क्राउन को किसी न किसी पे तो बिल फाड़ना ही था, क्योंकि उनको लगा ना कि इंडिया के लोगों से अब इंग्लैंड के ब्रिटिशर्स का भरोसा उठ रहा है, अब वो हमें अपने ऊपर रूल थोड़ी ना करने देंगे, तो इनको किसी ना किसी को जिम्मेदार रिस्पॉन्सिबल ठहराना ही था। तो इन्होंने किस पे बिल फाड़ा, ईस्ट इंडिया कंपनी पे। और क्या हुआ कि 1858 में जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 आया तो उसमें क्या हुआ कि ईस्ट इंडिया कंपनी की जो भी अथॉरिटी थी, जो भी एडमिनिस्टर कर रहे थे इंडिया में, उसको पूरी तरीके से एबॉलिश कर दिया गया और इंडिया की पूरी होल टेरिटरी का जो जिम्मा था, जो रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो किसके कंधों पे आ गई, ब्रिटिश क्राउन पे। अब इंडिया में जो भी टेरिटरीज होंगी, जो भी रूल्स एंड रेगुलेशंस पास किए जाएंगे, जो भी गवर्न बॉडी होगी, वो किसके बिहाफ पे रूल करेगी, वो अब जो है ब्रिटिश क्राउन के अंडर में, ब्रिटिश क्राउन के बिहाफ पे इंडिया में रूल्स एंड रेगुलेशंस को पास करेंगे और उसके इम्प्लीमेंट करेंगे और यहाँ पे गवर्न करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट टाइम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 के थ्रू क्या हुआ कि जो गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया था उसको फर्स्ट टाइम एज अ वायसराय ऑफ इंडिया कहा गया। और ये वन लाइनर में फिर क्वेश्चन बनता है कि फर्स्ट वायसराय ऑफ इंडिया कौन था, तो लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे, लॉर्ड कैनिंग थे। ठीक है, और दोस्तों आप देखते होंगे कि जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल था और कोर्ट्स ऑफ डायरेक्टर्स थे, ये जो दो बॉडीज थी ना, हमने बताया था बोर्ड ऑफ कंट्रोल कंपनी के रूल्स एंड रेगुलेशन को मैनेज करता था, कोर्ट ऑफ डायरेक्टर कंपनी के जो भी एडमिनिस्ट्रेटर थे उसमें ये अपना क्या करते थे, योगदान देते थे। तो इन दोनों ही संस्थाओं को क्या कर दिया गया, अबॉलिश कर दिया गया। बोला चलो आप दोनों आपसे बहुत पॉलिटिक्स कर लिए, अब खत्म। फिर क्या हुआ कि एक नया ऑफिस खोला गया। ऑफिस का नाम क्या था,
सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक क्रिएटेड किया गया, एक नई ऑडी, जो कि कहाँ के मेंबर्स थे, ब्रिटिश कैबिनेट के मेंबर्स थे। जैसे हमने बताया था आपको कि ब्रिटिश जो इंग्लैंड में कैबिनेट बैठती थी उसमें हर एक डिपार्टमेंट का एक, जैसे कि आज के टाइम पे होम मिनिस्टर, होम अफेयर्स के लिए होम मिनिस्टर कौन है, हमारे अमित शाह हैं, तो वो होम अफेयर से जो भी होगा गृह मंत्रालय से संबंधित जो भी छोटे मोटे डिसीजंस होंगे वो खुद लेंगे अपने अंडर में, मिनिस्ट्री के अंडर में। बाकी जो बड़े डिसीजंस होंगे उसको क्या करेंगे, वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के साथ मोदी जी के साथ बैठ के वो क्या करेंगे, डिसीजन लेंगे। तो ये होता है। तो ऐसे ही सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एक नई संस्था क्रिएट की गई, जो कि इंडिया में ये जो लॉर्ड कैनिंग है, अब ये ब्रिटिश क्राउन को तो रिप्रेजेंट तो कर रहे हैं, उसके भी यहाँ पे वो वहाँ पे रूल्स तो वहाँ पे रूल तो कर ही रहे हैं इंडिया में। लेकिन क्या है कि लॉर्ड कैनिंग को समय समय पे ब्रिटिश क्राउन को अपडेट भी करते रहना होगा ना कि इंडिया में ये चल रहा है वो चल रहा है, क्योंकि दोस्तों 1857 में ऐसा रिवाल्ट हुआ कि उसमें बहुत सारे ब्रिटिशर्स की जान गई। तो ये हुआ कि वैसा रिवाल्ट दोबारा इंडिया में ना आए, उसके लिए हम अपनी गलतियों को सुधारेंगे और हम एक गुड गवर्नमेंट लेके आएंगे इंडिया में। तो इसको एक्ट ऑफ गुड गवर्नमेंट भी कहा जाता है 1858 को। तो इसमें सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो कि लॉर्ड कैनिंग से रिपोर्ट लेंगे और ब्रिटिश कैबिनेट में बैठ करके ब्रिटिश क्राउन को इंडिया की सारी रिपोर्ट सबमिट करेंगे। तो ये सेक्रेटरी ऑफ स्टेट का काम था। और कभी कभी ये इंडिया में चक्कर भी मार लिया करते थे, वैसे ये रहते इंग्लैंड में थे। फिर क्या हुआ कि 15 मेंबर ऑफ काउंसिल ऑफ इंडिया टू असिस्ट द सेक्रेटरी फॉर इंडिया, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया। कहा गया कि इस जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है इंडिया के लिए जो बनाया गया है, इसमें 15 मेंबर्स होंगे। इस काउंसिल में कितने मेंबर्स होंगे, 15 मेंबर्स होंगे। फिर क्या हुआ कि ये जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट हैं ये और इसके जो काउंसिल के मेंबर्स हैं वो अपनी लीगल अथॉरिटी में जो भी काम करेंगे इंडिया के लिए, उसके लिए इनको बाद में जिम्मेदार नहीं ठहराएंगे। दोस्तों देखते हैं लॉर्ड क्लाइव जो थे, वारन हेस्टिंग्स जो थे और लॉर्ड डलहौजी थे, दोस्तों इन लोगों के ऊपर बहुत केस चले हैं इंग्लैंड में जाके। भले ही ये इंडिया में राजा रहे हों, इंडिया में बहुत अच्छा काम किया, बहुत बुरा काम किया या फिर यहाँ पे मतलब ब्रिटिश से उसको फ़ायदा पहुँचाया, लेकिन इन पे इंग्लैंड में बहुत ज़्यादा केस चले और लास्ट में ऐसा हुआ कि इनमें से कुछ लोगों को तो सुसाइड भी कर लेना पड़ा था। तो ये था। तो इसीलिए कहा गया कि सेक्रेटरी ऑफ स्टेट जो है और उसके काउंसिल मेंबर्स जो हैं जो भी अपने लीगल अथॉरिटी में रह करके जो भी वर्क करेंगे उसके लिए इन पे इंग्लैंड में कोई भी केस नहीं फाइल होगा, ना चलाया जाएगा। ठीक, तो ये था हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1858 का। इसके बाद क्या आता है कि इंडियन काउंसिल एक्ट 1861 आता है। इसमें क्या हुआ कि कहा गया कि देखें दोस्तों, समय समय पे ये मांग होती रही कि इंडिया का रूल है और मतलब इंडिया पे ब्रिटिशर्स रूल कर रहे हैं, इसमें हम लोगों को कोई रूल का वो नहीं दिया जा रहा है। तो क्या हुआ कि लोगों के मन में इस बात के लिए जो अफवाहें उड़ी थी उसको दूर करने के लिए कहा गया कि ब्रिटिश अथॉरिटी ने कहा कि चलो ठीक है, हम इंडिया के लोगों को अब अपने ही देश के गवर्न बॉडी में कुछ हेल्प करने के लिए कुछ मतलब रिप्रेजेंटेशन देंगे हम। ठीक है, तो क्या हुआ कि कुछ इंडियंस को नॉमिनेट किया गया, लेकिन उनको कैसा नॉमिनेट किया गया, कैसे मेंबर के तौर पे वाइसराय ने नॉमिनेट किया, नॉन ऑफिशियल मेंबर्स तौर पे। अब ये ऑफिशियल और नॉन ऑफिशियल क्या है दोस्तों, जो इंग्लैंड से ऑफिशियल अपॉइंट किए जाते थे इंडिया में रूल करने के लिए उनको ऑफिशियल मेंबर कहा जाता था, जो गोरे लोग होते थे जो इंग्लैंड से आते थे। और जो इंडिया के लोगों को ये जो वाइसराय इंडिया का अपॉइंट करता था मेंबर्स के तौर पे काउंसिल के, तो उनको नॉन ऑफिशियल मेंबर कहा जाता था। ठीक है दोस्तों, लेजिस्लेटिव काउंसिल में। फिर क्या हुआ कि डिसेंट्रलाइजेशन दिया गया। कहा गया ना कि ये देखो दोस्तों, जैसे कि क्वीन ऑफ झांसी थी, उनको उनकी अथॉरिटी में उनको अपनी प्रोविंसेस में उनको रूल नहीं करने दिया गया, इसलिए उन्होंने हथियार उठा लिया। ऐसे जहाँ जहाँ पे ये राज डलहौजी ने अगर इतनी क्रुएलिटी से इम्प्लीमेंट ना किया होता डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, तो शायद 1857 का रिवाल्ट इतना ज़्यादा जोर ना पकड़ता। तो दोबारा ऐसा रिवाल्ट ना आए इंडिया में, इसके लिए क्या किया गया, आपने पहले देखा होगा सेंट्रलाइज पावर दी गई थी इंडिया में। जो गवर्नर ऑफ बॉम्बे और मद्रास के थे उनसे क्या की गई, उनकी पूरी पावर छीन ली गई थी। लेकिन यहाँ पे फिर से डिसेंट्रलाइजेशन का व्यवस्था अपनाई गई। कहा गया कि अब जो लेजिस्लेटिव पावर्स हैं जो अपनी प्रोविंसेस हैं, मद्रास और बॉम्बे की हैं, गवर्नर ऑफ मद्रास और गवर्नर ऑफ बॉम्बे की, उनकी जो लेजिस्लेटिव पावर्स थी जो उनसे छीन ली गई थी वो उनको फिर से दे दी गई पूरी कि वो अपने एरिया में अपने प्रोविंसेस में क्या करें, रूल्स एंड रेगुलेशंस वहाँ पे बनाएं और उसको इम्प्लीमेंट भी करें। फिर क्या हुआ कि एक न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल की स्थापना की गई। कहाँ कहाँ की गई, स्टैब्लिश की गई, बंगाल में, नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस में। ठीक है, न्यू लेजिस्लेटिव काउंसिल बनाई गई। और क्या वो पोर्टफोलियो सिस्टम है। पोर्टफोलियो सिस्टम जैसे दोस्तों बताया ना, जैसे हर चीज़ की एक मिनिस्ट्री होगी, इस मिनिस्ट्री में कुछ काउंसिल ऑफ मेंबर्स होंगे जो कि उस पर्टिकुलर, जैसे हेल्थ के लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनाई गई,
और एजुकेशन के लिए एक अलग मिनिस्ट्री बनाई गई कि हेल्थ से रिलेटेड जो भी डिसीजंस लेने होंगे वो हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग लेंगे और उसकी काउंसिल के मेंबर देंगे। जो एजुकेशन से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे, रूल्स एंड रेगुलेशंस पास करने होंगे, वो एजुकेशन मिनिस्टर लेगा। तो ऐसे इस सिस्टम को क्या कहते हैं, पोर्टफोलियो सिस्टम कहते हैं। तो ये भी 1861 के थ्रू लाया गया। फिर क्या हुआ कि ऑर्डिनेंस इशू किए गए। ठीक है दोस्तों, तो ये था हमारा 1861 का। अब आते हैं इंडियन काउंसिल एक्ट 1892 का। इसमें क्या हुआ कि जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे उनको बढ़ाया गया। कहाँ कहाँ बढ़ाया गया, सेंट्रल और प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव काउंसिल्स थे उनमें बढ़ाया गया। ठीक है दोस्तों।